कई बार शोले राख में दबे हुए होते हैं, आग को बुझा हुआ नहीं समझा जाना चाहिए। ईरान में आग मुस्तकिल लगी हुई है, 1 महीना होने को आया, और इस सब के पीछे ईरान के खिलाफ साजिश करने वाला कौन है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। कौन है वो षड्यंत्रकारी, कौन है वो साजिश करने वाला, और फिलहाल अमेरिका की वक्र दृष्टि क्या ईरान से हट गई है या बस टाइम का हेर फेर है? लोग जो समझ रहे थे अमेरिका ने वो टाइम नहीं चुना है, अमेरिका के हिसाब से टाइम कोई और, लेकिन ईरान तो आखिरकार निशाना बनने वाला है। आज परिसर होगी, इस पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा कुछ खबरें देखिए। ये खबरें आपको ईरान के मामले को समग्रता में देखने के लिए एक माहौल देंगी। ईरान प्रदर्शन पर ब्रिटिश अखबार द सन का क्या दावा है? ईरान प्रदर्शन को लेकर ब्रिटिश अखबार द सन का दावा, ईरान में अब तक 16,500 लोगों का कत्लेआम। 16,500 लोग ईरान में मारे गए हैं, यह द सन का दावा है। यह एक ब्रिटिश टेबलॉइड है जो यह दावा कर रहा है कि 16,500 लोग इसमें मारे गए हैं। ईरान में 3,60,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 1,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। 1,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। 30 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं और 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह है द सन का दावा। अब अगली खबर देखिए। ईरान में मौत के आंकड़ों पर सरकार का दावा क्या है? प्रदर्शन के दौरान अब तक 5,000 लोगों की मौत के बारे में सरकार बता रही है। मरने वालों में 500 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। यह बताया जा रहा है कि सारे प्रदर्शनकारी थे 5,000 जो मारे गए, ऐसा नहीं है। इनमें से 500 प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग थे। उस हिसाब से मारे गए प्रदर्शनकारियों का आंकड़ा 4,500 ये सरकार बता रही है। जबकि इसके उलट आप एजेंसीज के दावे देखें, न्यूज एजेंसीज के दावे देखें, द सन का दावा देखें तो वो करीब 17 लाख लोगों के 17,000 लोग, माफ कीजिए, ऐसे मारे गए ये बताया जा रहा है। 16,000 से ज्यादा और 30 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं ये भी कहा जा रहा है। और अब अगली खबर देखिए। ईरान के शिराज में विद्रोहियों का कोहराम, विद्रोह की आग में ये जल रहा है शिराज। प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों में आग लगाई। भीषण आगजनी में सैकड़ों गाड़ियां खाक हुई हैं। आज भी ईरान जल रहा है। शिराज से आई तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। शिराज समेत पूरे फार्स प्रांत में दहशत है। यह एक स्टेट है, शिराज यहीं पर आता है। पूरे फार्स में, इस स्टेट में दहशत है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और 28 दिसंबर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला अब भी ये चल रहा है। हालांकि बीच में ये अपने चरम पर पहुंचा, इस समय उसके मुकाबले कम। लेकिन अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, असल में प्रदर्शनकारियों को ये लग रहा था कि जैसे ही उनका प्रदर्शन चरम पर पहुंचेगा एक स्थिति ऐसी आएगी कि अमेरिका उसमें इंटरवीन करेगा। और अब प्रदर्शनकारी बल्कि ये कह भी रहे हैं कि हमको अमेरिका ने निराश किया है। तो क्या यहां के प्रदर्शनकारियों को अमेरिका से मदद की अपेक्षा थी? क्या उन्होंने वेनेजुएला में अमेरिका का रोल देखने के बाद यह तय किया था कि वो ईरान में प्रदर्शन करेंगे? और अमेरिका ने क्या वाकई उनको एक खास मौके पर डिसअपॉइंट किया है, या अमेरिका अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स के हिसाब से चल रहा है? जिन ईरान में रहने वाले लोगों को यह लगता है कि अमेरिका उनके हिसाब से चीजों में किसी समय हस्तक्षेप करेगा, ऐसा समझना उनकी भूल, उनकी गफलत है। आगे खबर देखिए। IRGC पर विद्रोहियों का डायरेक्ट अटैक। ये जो विद्रोही हैं, इन्होंने ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं उन पर कैसे डायरेक्ट हमला किया है। IRGC के बासिज फोर्स हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। तेहरान में बासिज हेडक्वार्टर में आग लगाई गई। ये इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान जो पिछले करीब 25 दिनों से चल रहा है, ये पहली बार नहीं है कि बासिज फोर्सेस के बासिज हेडक्वार्टर पर IRGC के ये आग लगाई गई है। कई बार प्रदर्शनकारियों ने IRGC के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। विद्रोहियों ने हेडक्वार्टर में बंद कैदियों को छुड़ाया।
इजराइल डेजर्ट इंटेलिजेंस का यह बड़ा दावा है कि न सिर्फ हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया बल्कि जो लोग यहां डिटेन करके रखे गए थे उनको भी छुड़ा ले गए प्रदर्शनकारी। पिछले करीब 22 दिनों से यह विद्रोह की आग यहां जल रही है। तेहरान समेत कई शहरों में भयंकर तोड़फोड़ हुई है। अगली खबर देखिए, अगला अपडेट देखिए। प्रदर्शनकारी और ईरानी फोर्सेस आमने सामने हैं। विद्रोही भीड़ पर सुरक्षा बलों ने की है फायरिंग। भीषण आग में कई सरकारी ठिकाने तबाह हुए हैं। ये जो भीषण आग है, कई सरकारी ठिकाने इसमें तबाह हुए, कई प्राइवेट बिल्डिंग्स इसमें निशाना बनाई गई। असल में खास तौर से सरकारी इमारतों को इसमें नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। 22 दिनों से लगातार जल रहा है ईरान। कौन है वो षड्यंत्रकारी जो ईरान को सुलगा रहे हैं? क्या ये सत्ता में तब्दीली देखना चाहने वाले ईरान के अपने बाशिंदे हैं या इसके पीछे कुछ बाहरी इन्वॉल्वमेंट भी है? और यहां देखिए, खामनेई के गृह शहर में जबरदस्त हिंसा का तांडव देखने को मिला है। खामनेई के अपने गृह शहर में, अपने जहां से वो ताल्लुक रखते हैं उस शहर का हाल देखिए। विद्रोहियों के सैलाब से कांपा ईरान का मशहद। फायरिंग के बीच सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी। फायरिंग हो रही थी, उस बीच भी प्रदर्शनकारी बजाय तितर बितर होने के, वहां से भागने के, सुरक्षा बलों से भिड़ गए। विद्रोहियों ने ईरान का झंडा उतारा, कई इमारतें जलाई। ईरान का मौजूदा झंडा उतार दिया गया, कई इमारतें जला दी गई। IRGC ने जारी किया हिंसा का वीडियो। यहां हुई हिंसा का वीडियो IRGC ने खुद जारी किया है। ये जो तस्वीरें मैंने आज आपको ईरान से दिखाई, अलग अलग जगहों पर लगी हुई आग दिखाई, बाहरी ताकतों के संदर्भ में जो बातें चल रही हैं और ईरान के भीतर जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो मैंने आपके सामने रखा। मेहमानों के पास चलेंगे, उनका नजरिया जानने के लिए ये क्यों हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा और अमेरिका का इंटरवेंशन कब देखने को मिलेगा, या अमेरिका अब इंटरवीन नहीं करेगा और इंटरवीन नहीं करने के पीछे कुछ पुख्ता वजहें भी हैं क्या? एयर कमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर शुभदा चौधरी खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान PMLN के नेता हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो कि बॉर्डर, एक लंबा बॉर्डर जिसका जुड़ता है ईरान के साथ। और यह भी कहा गया कि क्या पाकिस्तान से गए हुए लोग भी ईरान के इन प्रदर्शनों को एक खास शक्ल देने के लिए सक्रिय हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और इसके अलावा विभूति झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिपब्लिकन उम्मीदवार रहे हैं, अमेरिका से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमेरिका का रोल, अमेरिका का आइंदा क्या रोल रहने वाला है, उनसे हम समझेंगे। लेकिन उस बीच ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका से यह खबर देखिए, मिडिल ईस्ट के रास्ते में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट जा रहा है। USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ। यह अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गया था बहुत पहले। हालांकि यह बताया जा रहा था कि इसको अपने गंतव्य तक पहुंचने में 5 दिनों का वक्त लगेगा। तो क्या इसीलिए कि अमेरिका पूरी ताकत अभी अपनी यहां पर अलाइन कर ले, उसके बाद वो ईरान पर हमला करने के बारे में सोच रहा है क्या ईरान में चीजों का पीक पर पहुंचना और अमेरिका का अपनी ताकत को अलाइन करना, इसमें थोड़ा मिसमैच हो गया, इसलिए अमेरिका अभी इंतजार कर रहा है क्या? या कुछ एक चीजें ऐसी हैं खासतौर से मिडिल ईस्ट में दूसरी ताकतें जो काम कर रही हैं, उन्होंने अमेरिका को यह समझाया है कि उसका इन्वॉल्व होना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, या आने वाले दिनों में, महीने भर के भीतर क्या अमेरिकी इंटरवेंशन देखने को मिल जाएगा? ये तमाम चीजें हैं जो उमड़ घुमड़ रही हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कार्तिकेय काले सर, आपने क्या देखा? अमेरिका जब समझा जा रहा था, जिस समय सबसे ज्यादा समझा जा रहा था कि अमेरिका इंटरवीन करेगा, अमेरिका ने इंटरवीन क्यों नहीं किया और अभी भी क्यों चल रहा है ईरान? देखिए, खबर ऐसी है कि इसमें ना 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यद्यपि अमेरिका जो है आगे फ्रंट में है और डेफिनेटली अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पहुँच रही हैं, परंतु इसमें जो दूसरा देश इन्वॉल्व है इजराइल, उसके साथ जो अमेरिकन साठगांठ है उसमें इजराइल की डिफेंस और इजराइल की डिफेंस प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ तक मेरे को खबर है, जहाँ तक और मैंने जितना इंटरनेशनल अखबार वगैरह में पढ़ा है और समझने की कोशिश करी है, इजराइल की सेल्फ डिफेंस के लिए अमेरिका जो है थोड़ा पीछे हटा हुआ है। ऑल्सो सिचुएशन इज़ नॉट राइट, मतलब जो ट्रंप ने बोला था कि सिचुएशन बनेगी और मैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी जब सिविलियंस मरेंगे ईरान में तब मैं उसमें इंटरफेयर करूंगा, वो सिचुएशन जबकि नंबर्स में न्यूमेरिकली जो सारा वेस्टर्न मीडिया है वो पंप कर रहा है, परंतु जो अंदर से खबर आ रही है वो है कि अब प्रोटेस्ट डाई डाउन हो गई हैं। और ऊपर से ईरान ने जो 800 लोगों को फांसी चढ़ानी थी, इंक्लूडिंग वो जो सिंगल इंडिविजुअल है जिसको फांसी चढ़ानी थी, जिसमें बहुत पब्लिसिटी हुई थी, वो भी बंद कर दिया है। तो देखिए, देयर हैज टू बी अ लीगल एक रीजन होना चाहिए कोई भी सिचुएशन को एक्सेलरेट या
आगे बढ़ाने का, वो रीजन अभी नहीं है। प्लस डेफिनेटली एज अ मिलिट्री पर्सन आई कैन टेल यू कि उनके पास इतनी फोर्सेस अभी नहीं है कि एक ऑल आउट वॉर अगेंस्ट ईरान जो 100% जीता जाए, वो सिचुएशन अभी। सर, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। एक जस्टिफाई किए जा सकने वाला रीजन होना चाहिए, लेकिन मुझको लगता है अमेरिका रीजंस क्रिएट कर लेता है। यह आपने महत्वपूर्ण बात कही कि क्या इजराइल की चिंता असल में अमेरिका को फिलहाल थामे हुए है, रोके हुए है? और अगर ऐसा है, अमेरिका थमा है और ये कम से कम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होने वाला है, तो ये ट्रुथ सोशल पर अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कहा जाना, जहां पर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही और जो इंटरव्यू करने वाला था उसने कहा कि आप लगता है कि ट्रंप अब फ्री कैराकस में, फ्री हवाना में और फ्री ईरान में अपने इस टर्म में एक बार जाकर विजिट जरूर करेंगे, और उन्होंने उसको ट्रुथ सोशल में एक तरीके से प्रमोट किया, प्रोपोगेट किया। तो क्या यह दिखाता है कि अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अमेरिका इंटरवीन करने वाला है क्या, शुभदा चौधरी? बिल्कुल, हवाना, कारकास। सिग्नल्स आर फ्रोजन। अमिताभ सर, यही सवाल आपसे। देखिए, ट्रंप अपनी ह्यूब्रिस के लिए जाने जाते हैं, इसमें कोई मत नहीं है। वो ग्रीनलैंड भी जाना चाहते हैं, वो कनाडा को भी मिलाना चाहते हैं, वो क्यूबा, कारकस, तेहरान सब घूमना चाहते हैं, लेकिन इनके एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन को ट्रंप हमेशा भूल जा रहे हैं। ईरान पर अगर स्पेसिफिक आए हम, ईरान में इस समय सत्ता परिवर्तन से किसी का कोई फायदा नहीं है। क्यों? पहला बात कि जो पूरी गल्फ स्टेट्स हैं, वेस्ट एशियन स्टेट्स। अमिताभ सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। अगर हमारी प्रोडक्शन टीम ये जो ट्रुथ सोशल में उन्होंने डाला है ये पोस्ट, ये प्लीज अगर आप निकाल पाएं तो मैं इसको दिखा भी पाऊंगा। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो अगर आप पूरे वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को अगर इस समय देखें तो ईरान, जिसको 2008 में किंग अब्दुल्ला जो सऊदी अरेबिया कहते हैं, उन्होंने कहा इट्स अ स्नेक हेड्स दैट नीड टू बी क्रश्ड, उसको इजराइल और अमेरिका ने पिछले जून में 12 दिनों की लड़ाई में वो क्रश कर दिया है। ईरान अब उतना पोटेंट पावर नहीं है, उसके जितने भी टेररिस्ट ग्रुप से, जितने भी एलाइज थे, एक्सिस ऑफ द इविल जिसको कहते थे, वो अब इनके साथ नहीं है। अब जो इमीडिएट कंसर्न है पूरे वेस्ट एशिया का, सऊदी अरेबिया का, यमन है। सर, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। आप जब कह रहे हैं कि ये एक तरीके से उन्होंने स्नेक हेड क्रश कर दिया, वो जो एनरिच्ड यूरेनियम था उसका पता नहीं चला वो कहां चला गया। इस्फहान, नतान सब जगह पर बमबारी करने के बावजूद वो कहां पर लेकर चले गए इनको मालूम नहीं है। ज्यादातर इनकी मिसाइलें इंटैक्ट हैं। ये जरूर है कि इनके आर्मी के बड़े ऑफिसर्स जो थे उनका उन्होंने शिकार कर डाला, लेकिन ईरान की ताकत, वो जो पोटेंट कहते हैं आप, उतना पोटेंट नहीं रह गया। क्या वाकई ऐसा है, या असल में अपने किए हुए हमले को कामयाब बताने के लिए कह रहे हैं मिशन अकम्प्लिश्ड? देखिए, तेहरान को आपने देखा होगा, ईरान की जो पिछले साल जितने भी अटैक किए उसमें से आप मान लें 10 सक्सेसफुल हुए। येमेन से भी उन्होंने अटैक किया, लेबनान की तरफ से अटैक किया, गजा में जो चल रहा था वो चल ही रहा था। इजराइल ने अपने आप को पूरी तरह इम्यून कर लिया था उसके आयरन डोम से या जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम से। तो इस समय ईरान के जितने भी मिसाइल हैं वो जानते हैं कि वो कहां हर्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ वो इजराइल को हर्ट नहीं करेंगे, वो अमेरिकन इंटरेस्ट जो बहरीन में है, कतर में है, कुछ हद तक सऊदी अरेबिया में है, उनको हर्ट करेंगे। इस समय सऊदी अरेबिया यमन में भी फिर से इन्वॉल्व हो गया और यूएई के खिलाफ। तो आप समझ सकते, और सऊदी अरेबिया जब यमन की लड़ाई चल रही थी, आपने वहां भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा सऊदी अरामको की कंपनीज को वहां के हुती रेबल्स ने डिमोलिश किया था। तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि फिर से, क्योंकि अभी हुती रेबल्स ही बच गए जिनके पास। सर, आप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट वाले इक्वेशंस हैं। अगर मिडिल ईस्ट वाले इक्वेशंस हैं ये, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बुलाता हूं, वॉल पर जरा समझाइएगा कि किस कंट्री का क्या इक्वेशन। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात जो कही उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं, ये खबर बताने के साथ। फारस की खाड़ी में अमेरिकी ड्रोन की गश्त, MQ-4C ड्रोन से अमेरिकी पेट्रोलिंग जारी, ईरान की हर गतिविधि का सर्विलांस। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ने खुद को विड्रॉ ही कर लिया, खुद को कंप्लीटली पुल ऑफ कर लिया, तो ऐसा नहीं है। अमेरिकी प्रेजेंस है, और अमेरिकी प्रेजेंस बाकायदा इतनी है कि वो ईरान के लिए हमेशा इंटिमिडेटिंग बनी रहे। अब जरा अगली खबर देखिए। ईरान पर किसी भी वक्त हो सकता है हमला, ये खतरा भी मुस्तकिल सामने बना हुआ है। अमेरिका ने जॉर्डन में तैनाती और बढ़ा दी है। ब्रिटेन से जॉर्डन पहुंचे 15 अमेरिकी F-15E, 4 KC-135 टैंकर्स भी जॉर्डन में तैनात किए गए। तो अगर वो तमाम फैक्टर्स जो अमेरिका को थाम रहे हैं, रोक रहे हैं, अगर अपनी जगह हैं, तो अमेरिका फिर कंप्लीटली थमा हुआ, रुका हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? ये असल में हाइटस भी नहीं कह सकते आप इसको ये समझ सकते हैं कि वो जो एक साथ होना था वो फेजेस में होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका थमा और रुका नहीं है। और ईरान से तनाव के बीच इजराइल की तैयारी भी देख लीजिए जरा।
इजराइल को मिले और 3 नए F-35 जेट्स। अब इजरायली फ्लीट के पास 48 फाइटर जेट हुए। इजरायली फ्लीट के पास अब 48 फाइटर जेट्स, और जाहिर है फाइटर जेट्स के मामले में, एरियल पार के मामले में कम से कम इस तरीके से कि एयर फोर्सेस कहां किसकी कहां ठहरती हैं, उसमें ईरान को अगर आप देखें, इजराइल के सामने भी, अमेरिका तो छोड़ ही दीजिए, बहुत पीछे दिखाई देता है ईरान। और ईरान ये बात भाप भी रहा है, इस बात को समझते हुए उन्होंने अपनी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी को और बढ़ाने का काम किया है, वो भी आपको समझाऊं। लेकिन उससे पहले जरा महायुद्ध की आहट के बारे में ये पॉइंटर्स देख लीजिए जो आपको इस पूरे मसले को और अच्छे से समझने में मदद करेंगे। महायुद्ध की आहट, ऐसा लग रहा है कि वो जो दुनिया ने अंदाजा लगाया था उसमें कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन एक दिन दुनिया सरप्राइज होने वाली है। दुनिया ने जब अंदाजा लगाया कि शायद ये वो वक्त होगा जब इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी जा रही होगी, या जब अपने उन्वान पर पहुंच जाएगा ये प्रदर्शन, उस समय जाकर एकदम से अमेरिका इंटरवीन करेगा। अमेरिका ने वैसा नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि इन्होंने फांसी टाल दी और हम फिलहाल इससे खुश हैं। लेकिन ये फिलहाल जो है, ये कितनी देर की मोहलत है? महायुद्ध की आहट कैसे सुनाई दे रही है, जरा वो भी देखिए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के, जैसा मैंने आपको बताया, रास्ते में है। अमेरिका ने 15 F-15E जॉर्डन में तैनात किए हैं। 4 KC-135 टैंकर भी जॉर्डन में तैनात हैं। डिएगो गार्सिया में 6 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान दिखाई दिए हैं। ये तैनातियां फिर क्यों हैं? आपने देखा होगा मिडनाइट हैमर के समय भी डिएगो गार्सिया एक बार चर्चा में था। डिएगो गार्सिया समेत इन तमाम जगहों पर ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये क्या कहता है? MQ-4C ट्राइटन ड्रोन फारस की खाड़ी में गश्त कर रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स को 3 और F-35 फाइटर जेट्स मिले। तो यहां पर ये तमाम तैयारियां विभूति जी क्या है? मतलब जब ये समझा जाएगा शायद कि इस बार ये मारने वाला नहीं दिखाने वाला थप्पड़ है, उसी समय अमेरिका हिट करेगा क्या? दिनेश जी, आपने बहुत बढ़िया चर्चा की कि ये मारने वाला थप्पड़ नहीं दिखाने वाला थप्पड़ है। ये बहुत ही सुंदर चर्चा की इसमें। और शतरंज का जो ग्लोबल हेर फेर हो रहा है, मोहरे जो चल रहे हैं, मेरे विचार से अमेरिका को ईरान पे डायरेक्ट बॉम्बिंग करने का, डायरेक्ट एरियल बॉम्बिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको भी नुकसान होगा। इमीडिएटली अमेरिका बहुत अनपॉपुलर होगा कि बिना देखे सहारे उन्होंने सारे कहते हैं कि इनकंसिडरेट बॉम्बिंग कर दी सारी ईरान की। अमेरिका के पास प्रॉब्लम यह है कि टारगेटेड अटैक, तो इजराइल और अमेरिका के बीच में टारगेटेड अटैक करने के लिए भी उनको इंफॉर्मेशन है कि कहां मारेंगे, इंस्टॉलेशंस और एस्टैब्लिशमेंट्स को मारेंगे, लेकिन उसका फॉल आउट होगा। लेकिन इससे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चर्चा है कि जो मेरे विचार में आया था और मैंने उसके बारे में पढ़ा भी, कि अभी जो है मिडिल ईस्ट के जो बड़े नेशंस हैं, सऊदी अरेबिया, कटार, और जिन लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा है कि आप लड़ाई मत करिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो ये है कि ईरान के प्रदर्शनकारी जो हैं वो भूतपूर्व ज़ोरोस्ट्रियन थे, पर्शियन थे, वो तो इस्लाम नहीं थे। इस्लाम उन पे लादा गया था शिया वैरायटी का। तो सुन्नी वर्ल्ड ये सोच रहा है कि अगर ईरान में अगर खामेनी चला गया और वहां से शिया राज्य को असर पड़ गया, तो कितना समय लगेगा ये सुन्नी पे होने में। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे इस्लामिक मिलीजुली हो गई है कि भाई अपने दुश्मन को ना मरने दो, उसके मरने से हमारे पास भी आ जाएंगे वापस। ये खेल भी बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो सुन्नी मुसलमान देश हैं, आपका कहना यह है कि जो सुन्नी मुसलमान देश हैं एक तरीके से घात लगाए बैठे हुए हैं कि ये जो शिया मजबूत इलाका है, ये जैसे ही कमजोर होता है वो इस जगह को भी सुन्नी इस्लाम में बदल दें। आप शायद ये कह रहे हैं, और इस बात को भांप कर भी बहुत सारा क्या किया जाएगा क्या नहीं, ये रणनीतियां तैयार हो रही हैं। समझा जाए कि क्या मिडिल ईस्ट में जो दूसरे तमाम मुल्क हैं उनकी अपनी जो डायनेमिक्स हैं वो ईरान वाले मामले पर असर डाल रही हैं क्या, या असल में इसमें मसला कुछ और है? केवल इस जगह पर फोकस कीजिए। यहां हम मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा रख रहे हैं, केवल इस जगह पर फोकस कीजिए और मैं ये आपको दूंगा। आप जरा एक एक करके मुझे ये बताइए कि वो कौन से इन मुल्कों की वजह से अमेरिका ये तय कर रहा है कि वो अभी फिलहाल हमला करेगा कि नहीं करेगा? जी देखिए, ईरान और यमन ये दो स्टेट हैं जो अभी भी फंक्शनली आर्म्स इनके पास है। यमन हूथी रेबल्स की मैं बात कर रहा हूं।
जो इनके लेबनान में थे वो खत्म हो गए, गजा लगभग खत्म हो गया, तो इनका जो न्यूसेंस और थ्रेट वैल्यू था वो अब खत्म हो गया है। लेकिन इस समय सऊदी अरेबिया जानता है ईरान वीक पड़ गया है, उसके पास एक्सटर्नल करने के लिए कुछ नहीं है, अपने आप को डिफेंड कर ले वही काफी है। यमन में पहले भी आपने देखा था कि जब यमन की लड़ाई हो रही थी सऊदी अरेबिया से, उस समय सऊदी अरेबिया के अरामको के बहुत सारे इन्होंने ऑयल रिग्स को डिस्ट्रॉय किया था। सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता कि यहां से फिर हो। ठीक। इसके पहले भी सऊदी अरेबिया और यूएई की दोस्ती बड़ी अच्छी चल रही थी, अब वो बिगड़ गई है सूडान को लेकर और लीबिया को लेकर, क्योंकि वहां यूएई जो है वो एक रिबल ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, जिसको पाकिस्तान JF-17 प्लेन्स दे रहा है। लबोलुआब ये है कि ये पूरा रीजन जो है एक दूसरे के सामने आ जाएगा अगर ईरान खत्म हो जाएगा तो। एक अदर को बनाए रखना वो चाहते हैं, एक दूसरा इस समय ईरान ही है जो इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको कर्टेल कर पाएगा। अगर ये शुरू हो जाए ईरान का खात्मा, तो जो फेस्टरिंग सोर है, जो घाव है, वो फिर से उबल पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि ईरान अपनी जगह पर कायम रहे और उसका थ्रेट एक हद से ज्यादा ना बढ़ जाए। ये बैलेंसिंग एक्ट भी असल में अमेरिका को ध्यान में रखना है। अब जरा देखिए ये खबर, अमेरिका से इजराइल पहुंचे इंटरसेप्टर सिस्टम। ईरान पर हमलों से पहले इंटरसेप्टर की डिलीवरी। इजराइल में इंटरसेप्टर सिस्टम की कमी, सोर्सेज बता रहे हैं। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा कि यहां पर ये इंटरसेप्टर अब इजराइल को वो आवश्यक मजबूती देने का काम करेंगे जिसकी असल में उसको जरूरत थी। इजरायली मीडिया ये बात बता रहा है। अब जरा अगली खबर देखिए, ट्रंप की चापलूसी में फंसा पाकिस्तान। गाजा बोर्ड ऑफ पीस पर टेंशन में पाकिस्तान। ट्रंप ने बोर्ड में शामिल होने के लिए कहा और इस बोर्ड में अगर शामिल होना है तो सदस्यता की फीस भी है 9,000 करोड़। मतलब जिसको कहते हैं प्याज भी खाओ गट्ठा भी ढो। ये वो वाली बात है कि पहले तो आओ यहां पर इस्लाम के खिलाफ ही हथियार उठाओ पीस बोर्ड में शामिल होकर, और फिर उसके बाद उसमें शामिल होने की फीस भी दो 9,000 करोड़ रुपए। लेकिन मुझको लगता है इस समय मुनीर एकदम हां बोलेंगे, इसके अलावा तो वो कुछ बोल नहीं सकते। इरशाद साहब हां कह दिया है या अभी कहना है? बहुत शुक्रिया दिनेश जी, मैं आपको सुन रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे आज सुन लेंगे, क्योंकि सुनते नहीं हैं आप मुझे। पहले तो आप लोग ये कह रहे थे, आपके मेहमान भी कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान पे हमला करेंगे। आपको क्या लगता नहीं कि हिंदुस्तान और इजराइल ये साजिश कर रहे हैं, जैसे कि 81-82 में पाकिस्तान के एटॉमिक असासों के खिलाफ आप लोगों ने कोशिश की थी, और पाकिस्तान ने उस वक्त भी आपको वो धूल चटाई थी कि आपको अभी तक याद होगी। आप तो बहुत छोटे होंगे दिनेश, जबकि मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये हंसने की बात नहीं, आप रोने वाले हैं। आप लोग, आपको रोना है दुनिया में। पूरी बातचीत में ये क्रेडिट मत ले लीजिएगा कि अमेरिका को आपने समझा दिया है कि ईरान पर हमला करना ठीक नहीं होगा। देखिए, अमेरिका को मालूम है कि उसने क्या करना है। अमेरिका को मालूम है कि ये साजिश कौन कर रहा है। अमेरिका को पीस बोर्ड में आप शामिल हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, हम शामिल होंगे। जो भी इंसान 9,000 करोड़ रुपए कहां से देंगे आप लोग? वो आप छोड़िए, हमें मालूम है कि हमने क्या करना है। लोन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको भी भीख भेजा करेंगे, याद रखें। चौथी बड़ी इकोनॉमी को आप क्या दे देंगे? आप FATF से आप ले लेंगे, FATF से आप ले लेंगे और उसके बाद ये 9,000 करोड़ वहां दे देंगे, तो आपके यहाँ लोग खाएंगे क्या? मैंने कहा था दिनेश, मुझे नहीं सुनेंगे आप, मुझे पता है। अरे आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप चौथी बड़ी इकोनॉमी को भीख देने की बात कर रहे हैं। आप दुनिया की चौथी बड़ी, आप दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी को भीख देने की बात कर रहे हैं। कौन कौन ऐसा पागल होगा जो आपको इसमें सुनता चला जाएगा? मैं बता रहा हूँ, मैं सुनाऊंगा आपको। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इकोनॉमी बड़ी है। आप सड़कों में कितने सोते हैं? मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में, अरे सड़कों पे सो, आप अपने लोगों, अरे हमारा मन करेगा हम खेत में सोएंगे, खलिहान में सोएंगे, सड़क के किनारे सोएंगे, लेकिन गधा बेच के पैसा नहीं कमाएंगे। गधा चाइना को बेच के पैसा नहीं कमाएंगे। अपने यहाँ की जमीन को चाइना और अमेरिका के हाथों गिरवी नहीं रखेंगे। ये 9,000 करोड़ लाएंगे। मेरे को लेकिन एक फिट केस लग रहा है सर। आपका सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आप ट्रंप के सामने जाके कह देना, देखो साहब शामिल हो सकते हैं, हम 9,000 करोड़ कहां से लाएंगे? हम तो IMF से पैसा मांग के खाना खा रहे हैं, हम 9,000 करोड़ कहां से दे देंगे? तो ट्रंप कहेंगे ठीक है, पैसे नहीं दे सकते तो शामिल मत हो, आपके दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन आप बात इस तरह की कर रहे हैं। शुभदा चौधरी, इस बार सिग्नल फ्रीज नहीं होगा, मैं समझता हूं। मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कुछ अभी हुआ है, अगर यह समझा जाए कि ट्रंप ने अपने कदम रोके हैं, तो ट्रुथ सोशल पर वो बड़े शान से क्यों बता रहे हैं कि फ्री हवाना, फ्री कैराकस और फ्री ईरान में वो एक बार जरूर विजिट करेंगे? मतलब जल्दी कुछ होने वाला है क्या? नहीं, वो फ्री करेंगे हवाना को और कैराकस को कर ही दिया है, तेहरान को भी, और फिर नॉर्वे और ग्रीनलैंड और सबको, क्योंकि सारे के सारे
एप्स्टीन के वर्जिन आइलैंड्स जैसे हैं। ट्रंप को ये चीज जो है याद रखना चाहिए कि पहली बात, यूएस ने शुरू किया था ईरान का न्यूक्लियर डेवलपमेंट, आइजनहोवर ने एटम्स ऑफ पीस के द्वारा शुरू किया था। दूसरा, ईरान का जो कॉन्ट्रा स्कैंडल था जिसमें रीगन एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्म्स सप्लाई किए थे इजराइल के थ्रू इसी खोमेनी के रिजीम को, वो पूरा का पूरा अभी भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर वो 25% और टैरिफ डाल रहे हैं तो जेपी मॉर्गन क्यों अपनी फंडिंग कर रहा है ईरान को, और क्यों एचपी ह्यूलेट पैकार्ड्स के कंप्यूटर्स ईरान में क्या कर रहे हैं सैंक्शंस के बावजूद? उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि वो अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन को लाए, जॉर्डन को जितनी भी फाइटर जेट्स दे, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। अमेरिका को 6 से 7 बार B-2 बॉम्बर्स को यूज करना पड़ेगा एक साइट पे फॉर दोज नतान्स या इस्फहान पे, अगर वो उसको थोड़ा बहुत भी कुछ भी गड़बड़ी करना चाहते हैं तो 6 से 7 बार, क्योंकि ये 300 से 450 फीट अंडरग्राउंड है, सॉइल के अंदर नहीं, माउंटेन के अंदर। कोई बंगे तोरा बोरा अफगानिस्तान का नहीं है कि वो जब आए और तब अटैक कर दे। नेतन्याहू क्यों चाहते हैं? नेतन्याहू इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो गाजा से अटेंशन हटे, इलेक्शन तुरंत हो जाए, उनके ऊपर जो 4 करप्शन केसेस हैं उससे भी अटेंशन हटे। लेकिन जहां तक बात रही कि क्या ट्रंप को शायद सपने भी फारसी में आते होंगे अब, लेकिन अब बात यह है, मुझे ये जानना है कि उनके पूरे के पूरे टीम में, वो मार्को रूबियो हो, जेडी वैंस हो या फिर तुलसी गबार्ड हो, जिनको उन्होंने DNI या डू नॉट इनवाइट कर दिया अपने सारे सीक्रेटिव मीटिंग्स में, किसी को पता है कि ईरान कहाँ है मैप में? मैं ग्रीनलैंड और डेनमार्क पे तो जा ही नहीं रही हूँ। किसी को पता है, किसी को यह भी पता है कि अगर वो न्यूक्लियर अटैक उस पर करेंगे तो 1600 किलोमीटर दूर इजराइल है उससे। ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कल यूज किया है। ये जो आप कह रही हैं, मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को, ICBM भी टेस्ट कर लिया। ICBM 10,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अब मिसाइल भी बना ली है ईरान ने, और इसके मायने क्या है वो आगे आपको बताऊंगा। कर्ज के काले सर आपके पास आने वाला हूं। अमेरिकी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान अलर्ट पर है। अमेरिका से जंग की तैयारी में ईरान के कई शहरों में जबरदस्त सैन्य तैयारी चल रही है। ईरान के लोरेस्तान में सेना की तैनाती, लोरेस्तान में मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई। लोरेस्तान में ईरानी सेना की मूवमेंट बढ़ी। तो ऐसा जो लोग सोच रहे थे कि अपने घर में लगी हुई आग को बुझाने में इतना ज्यादा खामनेई बिजी हो जाएंगे कि बाकी जगहों से ध्यान हट जाएगा, ये तैनाती ये बता रही है कि नहीं, उतना ही सतर्क वो बाहर के दुश्मनों के लिए भी हैं। ईरानी कमांडर की अमेरिका को चेतावनी। अगली खबर देखिए, ईरानी कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी दी, हम सेना युद्ध के लिए हर स्तर पर तैयार रखेंगे। ईरान के मिसाइल साइलोज हमले के लिए तैयार हैं, किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। IRGC कमांडर ने कहा। IRGC अगर ये फुटेज जारी कर रही है कि देखिए बासिज फोर्सेस मुख्यालय में किस तरीके से हमला किया गया, अगर वो ये बता रहे हैं कि खमेनी के शहर में किस तरह से प्रदर्शनकारी गोली चलाने वालों पर भी भिड़ गए, तो वो ये भी बता रहे हैं कि हमारी सेनाएं किस तरीके से तैयार हैं। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान अलर्ट पर है। पहली बार ये जो बता रही थी शुभदा, ये देखिए खबर क्या है। 10,000 किलोमीटर तक की मिसाइल का टेस्ट, 10,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल का टेस्ट, पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। रूस से परमिशन के बाद साइबेरिया तक पहुंची ये मिसाइल। इस मिसाइल का टेस्ट किया जाना, इसके मायने क्या है? कार्ड के काले सर, अमेरिका इसको किस तरीके से देख रहा होगा? देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक बहुत बड़ा जंप है। आप हम अपने मिसाइल सीरीज से देख लेते हैं। हमारी मिसाइल सीरीज 500 किलोमीटर से शुरू हुई और आज 5,000 प्लस किलोमीटर पे है। उसी मिसाइल को हम एक्सटेंड रेंज करके 8,000 और फिर 12,000 किलोमीटर भी आराम से कर सकते हैं। डिस्टेंस का फर्क तभी पड़ता है जब आपका दुश्मन जो है दूर हो। तो अब जो है स्पेशली डिएगो गार्सिया तो आपकी मारक रेंज में आ ही गया है। उसी प्रकार से अमेरिकन बेसेस जो इस समय मिडिल ईस्ट में नहीं है, वो डेफिनेटली उनकी मारक क्षमता में आ जाएंगे। परंतु एक मिसाइल के टेस्ट से मुझे नहीं लगता कि एकदम से सिचुएशन जो है पलट जाएगी। बिकॉज आप याद रखिए कि अगर टेस्टेड मिसाइल है तो उसके साथ बहुत सारी प्रोडक्शन में मिसाइल आएगा, उसके साथ उसकी पोजिशनिंग होगी तो उसमें समय लग जाएगा। तो मुझे डेफिनेटली ये एक ईरान का प्रदर्शन ताकत का है, परंतु इस मिसाइल से बहुत ज्यादा इस प्रेजेंट सिचुएशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्सेप्ट लोगों के मतलब जैसे हमारे जैसे डिस्कशंस हो रहे हैं उसी पर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यूएस फोर्सेस जब एक बारी मिडिल ईस्ट के गल्फ में आ जाएंगी और साथ में यूएस फोर्सेस जो डिएगो गार्सिया से हैं, पाकिस्तान के थ्रू भी जो सारी रिकॉनेसेंस और जो अमेरिकन फोर्सेस वहाँ इकट्ठी हो रही हैं, तो दो तरफ से स्ट्राइक्स पॉसिबल हैं, साउथ से पॉसिबल हैं और एक्चुअली जो है वेस्ट से भी पॉसिबल हैं। तो ये जब दोनों स्ट्राइकिंग पावर जब एक साथ आ जाता है
तो देन इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर ईरान। और याद रखिए फाइनली उनके पास टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स के इस समय 3 शिप्स वहाँ अवेलेबल हैं, और जो यूएसएस कैरियर सपोर्ट ग्रुप जो जा रहा है उसमें कम से कम नहीं तो ऐसे 3 डिस्ट्रॉयर्स और होंगे जो मिसाइल कैरी कर रहे होंगे, TLMs कैरी कर रहे होंगे, और टैक्टिकल यानी ये जो टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हैं ये बहुत केपेबल मिसाइल्स हैं और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ करते हैं। प्लस ऑब्वियसली आप बता ही रहे हैं कि उनके जो ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स, हाई ऑल्टीट्यूड सर्वेलेंस ड्रोन्स ऑलरेडी पूरे का पूरे एरिया को सर्वेलेंस में रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये देखिए ये सब स्टेप्स। तो सर अमेरिका ताकतवर है, इजराइल ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है ईरान से, इसमें कहीं कोई दुनिया को संदेह नहीं है, लेकिन किस तरीके से ईरान भी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर आओगे तो ऐसा नहीं है कि आसानी से। 12 दिन की जंग में भी ये बता दिया गया था, खासतौर से लास्ट के जो 4 दिन थे ये बताने के लिए काफी थे कि इस तरह की महाशक्तियों से भी ईरान टकराता है तो उसमें जज्बा दिखाई देता है। जंग के लिए ईरान तैयार है किस तरीके से, जरा देखिए। पहली बार ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर, ये इसको टेस्ट किया गया और ये जाहिर है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए संदेश है कि हम अब इस तरीके से भी तैयार। 5,000 बैलिस्टिक मिसाइलें अब कहा जा रहा है कि वहां ईरान के जखीरे में मौजूद हैं। सभी मिसाइलें और उनके साइलोज रिपेयर कर दिए गए हैं, यह भी बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन से HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें मिल चुकी हैं और ये उनको एयर डिफेंस के लिहाज से एक नया, क्योंकि एयर डिफेंस पिछली बार खासतौर से आपने देखा किस तरीके से इजराइल के फाइटर जेट्स, अमेरिकन फाइटर जेट्स वहां जाकर ऐसा जैसे फ्री उनके लिए ईरान का आसमान हो, वहां जाकर चक्कर लगाकर बम गिराकर आ रहे थे। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। खाड़ी में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से वॉल ड्रिल भी की जा रही है और जाहिर है ये जब ड्रिल की जाती है इतने टेंशंस के बीच में तो उसमें संदेश छिपे होते हैं, मायने छिपे होते हैं अपने एडवर्सरी के लिए। बड़ी सॉलिड मैसेजिंग भी होती है। ये एसिमेट्रिकल तो है, मतलब अगर ताकत के हिसाब से आप देखें तो एक अगर 10 है तो दूसरा 25 है। हम इजराइल और अमेरिका की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मायने रखता है? ये खास तौर से जियोपॉलिटिक्स में भी अखाड़े जैसा हाल होता है कि अगर कमजोर पहलवान ने किसी मजबूत पहलवान को एक झापड़ भी मार दिया तो दुनिया में यह चर्चा होती है कि देखो कैसे पिट गया पहलवान। क्या इस बात का डर भी कहीं इस तरह के मुल्कों को होता होगा या नहीं, जरा यह भी समझना जरूरी है। विभूति जी, क्या यह भी कंसीडर करता है अमेरिका कहीं? आपने दिनेश जी, आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जब कोई कमजोर बंदा पहलवान को एक मुक्का मारता है तो वो चर्चा हो जाती है पूरे मीडिया में। बात बहुत सही कही है और अमेरिका को इस बात का भी संदेह होता है, लेकिन अमेरिका को उसकी परवाह नहीं है साहब। अमेरिका बहुत सारी लड़ाइयां हार चुका है, वियतनाम से लेकर के अफगानिस्तान तक, और उसको जो है जीतने की कोई ख्वाहिश नहीं है। उनको ख्वाहिश है पीटने की, और वो पीटते हैं, बड़े प्यार से पीटते हैं, जिसको मारा मारा। ईरान के साथ भी रेजिम चेंज का जो सिलसिला है वो कई सालों से चल रहा है। दिस इज द जियोपॉलिटिकल प्ले, रेजिम चेंज का जो होता है इसमें। तो आप लोगों के दर्शकों को मैं आपको बताऊं कि देयर इज अ बुक कॉल्ड कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। उसमें पढ़े तो देखिए अमेरिका का ये फॉरेन पॉलिसी जियोपॉलिटिकल गेम हमेशा से रहा है। अमेरिका को इस बात का डर बिल्कुल नहीं है या चिंता नहीं है कि ईरान 1-2 बम गिरा देगा। वो गिराएगा तो उसके बाद उसकी मिठिया मेठ भी हो जाएगी। तो उसका भी डर ईरान को होना पड़ेगा। लेकिन जो भी एक बात जो कहते हैं ना कि जो भी मार खाने वाला, ये जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका को हारने का डर नहीं है, आपने वियतनाम, अफगानिस्तान का उदाहरण दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अमेरिका पीटना चाहता है और वो एडवर्सरी को पीटता जरूर है। क्या यही वो डोनेरो डॉक्ट्रिन है जो मोनेरो डॉक्ट्रिन के बरक्स लाई गई है, जिसमें पूरी दुनिया में उथल पुथल और तमाम जगहों पर जो एडवर्सरी नहीं है उनको भी एडवर्सरी बनाना और तमाम जगहों पर इस हरकत से अपना दबदबा बनाना? क्या ये अमेरिका चाह रहा है? आपके पास लौटूंगा तो जानूंगा, लेकिन ईरान का सरकारी टीवी चैनल हुआ है, अचानक चलने लगा रजा पहलवी का संदेश। खामेनेई भी हैरान कि हमारे रेडियो में रजा पहलवी का संदेश कैसे चल रहा है। संदेश में सेना से जनता का साथ देने की अपील की गई, खामेनेई शासन के खिलाफ विद्रोह की अपील की गई और कहा गया कि खामेनेई शासन को उखाड़ फेंको। रजा पहलवी का यह संदेश ईरान के रेडियो में अचानक कैसे चलने लगा? अब जरा देखिए, ईरान पर यह बड़ा साइबर अटैक हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर की ताकतों से मिले हुए हैं। ईरान स्टेट टीवी, ये जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, ये जो IRIB आप देख रहे हैं, ये वहां पर ब्रॉडकास्टिंग के लिए जिम्मेदार है और IRIB के रेडियो में ये कहा जा रहा है कि हैकिंग हुई और ये संदेश चलने लगा। ईरान स्टेट टीवी, प्रदर्शनों की तस्वीरें इसमें दिखाई गई।
प्रदर्शन चल रहे हैं। सेना से कहा गया कि आप भी प्रदर्शनकारियों का साथ दीजिए, उनके ऊपर जोर आजमाइश मत कीजिए। रजा पहलवी का वीडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ कि खामनेई को सत्ता से हटा दिया जाए। रजा पहलवी का ऑडियो यहां पर प्ले करने लगा। ईरान स्टेट टीवी IRIB हैक प्रदर्शनों की तस्वीरें दिखाई गई। रजा पहलवी का वीडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ, लोगों से विद्रोह करने की अपील की गई। हैकर्स ने प्रदर्शन के समर्थन में संदेश दिखाए। सवाल हैं इसमें कुछ सवाल क्या क्या हैं? सवाल यह है कि ईरान में साइबर अटैक के पीछे कौन हो सकता है? क्या ये अमेरिका ने करवाया? सवाल यह भी कि क्या ईरान पर अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदल लिया है? क्या फॉरएवर बदल लिया है? फॉर द टाइम बीइंग बदल लिया है? सवाल यह भी कि क्या सीधे हमले के बजाय साइबर अटैक या दूसरे सैंक्शंस वाली रणनीति, तमाम दूसरे वो तरीके जिससे अमेरिका वो मार मारता है जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देती, क्या उस तरफ चलने की नीति अब बन गई है? अमिताभ सर, अमेरिका से ज़्यादा इजराइल इसमें इन्वॉल्व होगा। जो स्टेट लेबनान के जो हिजबुल्लाह फाइटर्स हैं उनके वॉकी टॉकी में बॉम्ब रख सकता है, तो ये इसके लिए बहुत छोटी चीज पेजर में और इसी तरह कई सारे चीजें अब आप देखेंगे ईरान में जो भी हो रहा है वो अब शांतिपूर्ण नहीं रहेगा जब तक उनके 90% लोग उबल कर सड़क पर नहीं आ जाएं, वहां सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वहां की स्टेट आइडियोलॉजिकली बहुत रूटेड है और IRGC एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस टाइप के एक्ट्स जो होते रहेंगे, मिलिट्री टेक्निकल रिस्पांस जिसको कहते हैं, वो चलते रहेंगे। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि ईरान अब चैन से नहीं बैठ पाएगा, अमेरिका उसके पीछे पड़ गया। जरा देखिए, इसीलिए इसी बात को भांपते हुए ट्रंप पर भड़के ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को बताया अपराधी। हजारों लोगों की मौत के लिए ट्रंप जिम्मेदार, खामेनेई ने कहा। ट्रंप ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया, खामेनेई ने कहा। उधर ट्रंप कह रहे हैं कि खामेनेई असल में 800 लोगों को फांसी दे देते अगर हम अपने स्टेटमेंट से नहीं बताते कि हम इंटरवीन कर देंगे अगर फांसी हुई तो। और इधर खामेनेई कह रहे हैं कि इन सब मौतों का जिम्मेदार असल में ट्रंप हैं। अब जरा देखिए, ईरान के खिलाफ साजिश, टीवी चैनल हैक किया गया। अब वो कौन कौन से इंडिकेशन है जो ये बता रहे हैं, जो प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं कि चीजें सामान्य तो नहीं होने वाली ईरान के लिए। अमेरिका बेशक खुद को रोक चुका है, लेकिन वहां पर एक तो कितनी देर के लिए रोका है, और ये जो इंडिकेशन से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। टीवी चैनल वहां पर हैक किया, क्विकली दिखाइए, समय हमारे पास कम है। नागरिकों को भड़काया जा रहा है। अब भी खामेनेई कह रहे हैं कि असल में मौतों के लिए जिम्मेदार तो ट्रंप हैं। पहलवी को हीरो बनाया जा रहा है, रेडियो को हैक किया जा रहा है और वहां से पहलवी का संदेश दिलाया जा रहा। मौतों का आंकड़ा विदेशों से आपने देखा, 16,000 से ज्यादा मौतें द सन रिपोर्ट कर रहा है। आरोप यह भी कि ईरान में अमेरिकी इजरायली एजेंट्स भीड़ के बीच में मौजूद हैं, खामेनेई कह रहे हैं, इसलिए भीड़ के बीच में मौजूद हैं, इनका चेहरा पहचानना आसान नहीं और ये गड़बड़ियां करते रहेंगे। अब जरा अगली खबर देखिए, ईरान में केमिकल वेपन से हमलों के मिले सबूत। केमिकल हमलों से बचाव के उपकरण पहने दिखे सुरक्षाकर्मी। चपेट में आए लोगों पर केमिकल हमलों जैसे लक्षण। आंसू गैस की आड़ में केमिकल वेपन का इस्तेमाल, रिपोर्ट्स बता रही हैं। ओपन सोर्स इंटेल से ये सनसनीखेज दावा, क्या केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी किया गया? अगली खबर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की साजिश भी की गई थी, रिपोर्ट बता रही है। खामेनेई की हत्या करना चाहते हैं विरोधी गुट, रिपोर्ट्स ने बताया। ईरान के खुफिया विभाग को मिली जानकारी, यूनाइटेड किंगडम रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो यूके रिपोर्ट्स का एक्स हैंडल है वो सनसनीखेज दावा कर रहा है कि खामेनेई को मारा जाने वाला था। ईरान में तख्ता पलट के साजिश रच रहे हैं दुश्मन, रिपोर्ट्स ने बताया। अड़ी में आज यहीं विदा लेना होगा क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत सारे पहलू ऐसे जिनका विश्लेषण अभी बाकी है। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।